नमस्कार दोस्तों। महात्मा गांधी और भगत सिंह, ये नाम सुनते ही एक अद्वितीय भावना उत्पन्न होती है। बहुत से लोग इन्हें एक दूसरे के विपरीत मानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन दोनों के बीच कैसा संबंध था? क्या गांधी जी ने कभी भगत सिंह की मदद की थी जब उन्हें फांसी की सजा सुनाई जा रही थी? आइए इस विशेष महत्वपूर्ण घटना को जानें। 1919 के बाद जब महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत की, तब कई रेवोल्यूशनरीज जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और भगवती चरण वोरा ने भी इसमें भाग लिया। हालांकि 1922 में गांधी जी ने इस मूवमेंट को विलंबित कर दिया, क्योंकि चौरी चौरा हमले के बाद जो घटना हुई उसमें सिचुएशन वायलेंट बन गया। और जैसा कि आप जानते हैं, महात्मा गांधी हिंसा के खिलाफ होते थे, इसलिए उन्होंने इस मूवमेंट को समाप्त कर दिया। ये घटनाएं दिखाती हैं कि उन्होंने हिंसा के खिलाफ आवाज उठाई और पुलिस स्टेशन पर क्राउड के हमले के खिलाफ रिटेलिएशन की दिशा में कदम उठाया। इस घटना के बाद गांधी जी ने तुरंत मूवमेंट को रोक दिया। इस संदर्भ में कुछ क्रांतिकारी जैसे कि मोतीलाल नेहरू और CR दास अपना डिसीजन लेते हैं और एक नई पार्टी बनाते हैं जिसे स्वराज पार्टी का नाम दिया। कुछ युवा लोग भी नई एसोसिएशन बनाने और क्रांतिकारी कार्य जारी रखने का निर्णय लेते हैं, जैसे कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA। 1923 में राम प्रसाद बिस्मिल और सचिन द्वारा उनका मैनिफेस्टो लिखा गया, जिसका नाम द रेवोल्यूशनरी था। अगस्त 1925 में काकोरी केस के दौरान 10 सदस्यों द्वारा एक ट्रेन को लूटा जाता है। इस घटना के दौरान एक क्रांतिकारी गलती से गोली चला देता है, जिससे एक यात्री की मौत हो जाती है। इसके बाद पुलिस द्वारा एक बड़ा तलाश अभियान आरंभ किया जाता है, जिसमें HRA के सदस्यों को गिरफ्तार करने के लिए कई रेड्स की जाती है। चंद्रशेखर आजाद बचने का तरीका ढूंढ रहा था, परंतु 1926 में अशफाक को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद चारों को मौत की सजा दी गई, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, रोशन सिंह और राजेंद्र नाथ लहरी को काले पानी में डाल दिया गया और अन्य 11 को जेल में बंद कर दिया गया। इसी के साथ भगत सिंह ने 1926 में यंग इंडियन भारत सभा की स्थापना की। यह संगठन भारत में किसानों और मजदूरों को एकत्रित करने का कार्य करता था। इसका मैनिफेस्टो भगवती चरण वोरा और भगत सिंह द्वारा लिखा जाता है। वे दोनों ही हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के साथ जुड़ते हैं और काकोरी गिरफ्तारी के बाद चंद्रशेखर आजाद काम करते हैं सभी क्रांतिकारियों को एकत्रित करने के लिए। 1928 में सोशलिस्ट शब्द को जोड़ा जाता है और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन सोशलिस्ट हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बन जाता है। इसका श्रेय भगत सिंह को जाता है। फिर एक नया मैनिफेस्टो तैयार किया जाता है, जिसमें भगत सिंह के विचार मार्क्स के विचारों से प्रभावित थे। इन सभी बैकग्राउंड जानकारियों के आधार पर हैं। अब उस केस पर चर्चा करते हैं जिसमें भगत सिंह को गिरफ्तार किया गया था। 1928 में सत्याग्रह का प्रतिरोध चल रहा था, जिसका निशाना साइमन कमीशन के खिलाफ था। उस समय सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जेम्स स्कॉट ने लाठीचार्ज का आदेश दिया, जिसके दौरान हमारे स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय भी शामिल थे, जो घायल हो गया और बाद में चोट के वजह से शहीद हो गया। दिसंबर 1928 में भगत सिंह और उनके साथी निर्धारित करते हैं कि वे स्कॉट को हमला करेंगे, लेकिन गलती से एक असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस 31 साल के जॉन सॉन्डर्स को ही मार डालते हैं। इसी इंसिडेंट में एक इंडियन पुलिस कांस्टेबल चरण सिंह, जो ब्रिटिश के लिए काम कर रहे थे, वो राजगुरु और भगत सिंह को पकड़ने भागते हैं और चंद्रशेखर आजाद बीच में आकर उन पर भी गोली चला देते हैं एज ए सेल्फ डिफेंस, और वो भी मारे जाते हैं। इस पूरे इंसिडेंट को बुलाया जाता है दी लाहौर कंस्पिरेसी केस। अगर आपने रंग दे बसंती फिल्म देखी है तो आपको याद होगा कि उसमें पूरा लाहौर कंस्पिरेसी केस दिखाया गया था और गलती से जॉन सॉन्डर्स को मार दिया जाता है। इसी समय पुलिस ने लाहौर में एक भारी सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन भगत सिंह ने अपनी पहचान छिपाकर पश्चिमी वस्त्रों में आजादी से भाग लिया। लाहौर से कोलकाता एक और घटना भी हुई, जो भगत सिंह की गिरफ्तारी का कारण बनी। अप्रैल 1929 में
भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल असेंबली में एक बम फेंका। सेंट्रल असेंबली, जो वर्तमान में भारतीय पार्लियामेंट की तरह ही है, उस समय विधेयकों की धारणा केंद्र थी, जो ब्रिटिश भारत की सरकार द्वारा परिचालित किए जा रहे थे। ब्रिटिश भारत की सरकार उस समय 2 बड़े बिल पास कर रहे थे, एक पब्लिक सेफ्टी बिल और दूसरा था ट्रेड डिस्प्यूट बिल। यह दोनों बिल का कंक्लूजन था कि सरकार के खिलाफ स्ट्राइक को इल्लीगल किया जाए। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई विठल भाई पटेल उस समय असेंबली के अध्यक्ष थे और वहां मौजूद थे और अपने चेयर पे खड़े हुए इन्हीं बिल पर रूलिंग देने के लिए। इस समय भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त हाउस के बीच में आकर बम फेंक देते हैं और स्लोगन्स उठाती हैं, डाउन विथ इंपीरियल, इनकलाब जिंदाबाद और कार्ल मार्क्स के मशहूर नारे, वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट। बम गिराने के बाद वे वहां से नहीं भागे, बल्कि उन्होंने अपने आप को ही गिरफ्तार करवा लिया। और आप जानते ही होंगे कि ये जो बम गिराया जाता है वह एक लो इंटेंसिटी बम होता है। इसका उद्देश्य किसी को मारना नहीं था, बल्कि लोगों को जागरूक करना था। इस बम को गिराने के बाद कुछ छोटी मोटी चोटें होती हैं, लेकिन किसी की मौत नहीं होती। इस घटना से पार्लियामेंट में एक उत्साह बढ़ता है, जो कि फ्रांस के एक घटना से प्रेरित है, जहां फ्रेंच एनार्के ने एक बम फेंका था। उन्होंने अपनी भाषण में कहा था कि कैपिटलिज्म से भयंकर नुकसान हो रहा है और लोगों को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। उन्होंने कहा था कि मैंने इसलिए यह बम फेंका ताकि इन बहरे लोगों के कान खोल सकूं। इसी घटना से भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त प्रेरित हुए थे। उनकी गिरफ्तारी के बाद 7 मई 1929 को उनका प्रोसेस शुरू हुआ। उन पर झूठे आरोप लगाए गया भगत सिंह के खिलाफ यह भी कहा जाता है कि उन्होंने गोलियां भी चलाई थीं। सेंट्रल असेंबली में भगत सिंह के खिलाफ एक्सक्लूसिव एक्ट की आईपीसी धारा लगाई जाती है और 307 धारा भी लागू की जाती है, मतलब अटेम्प्ट टू मर्डर। जबकि अटेम्प्ट टू मर्डर का मामला नहीं है, यह साफ दिख रहा था, तो स्पष्ट था कि भगत सिंह का इंटेंशन किसी को मर्डर करना नहीं था, बल्कि यहां पर केवल एक संदेश पहुंचाना था। कोर्ट में भगत सिंह ने अपने आप को प्रतिनिधित्व किया। कुछ कानूनी सलाह लेने के बाद बटुकेश्वर दत्त की प्रतिनिधित्व की गई कांग्रेस के सदस्य और प्रमुख वकील आसिफ अली द्वारा ब्रिटिश सरकार 1 महीने बाद इन दोनों को लाइफ इम्पोजियनमेंट, मतलब 14 साल की सजा सुनाई। जब भगत सिंह जेल में थे तो ब्रिटिश शासन को लाहौर और सहारनपुर में बॉम्ब फैक्ट्री का खुलासा हो जाता है। इस बॉम्ब फैक्ट्री का इस्तेमाल विभाजनिक आंदोलन को स्थापित करने के लिए किया जाता था। इस खुलासे के बाद भगत सिंह के साथ कई और क्रांतिकारी भी गिरफ्तार किए जाते हैं, जैसे कि राजगुरु और सुखदेव। इन गिरफ्तारियों में कुछ लोग राजनीतिक प्रिजनर बन जाते हैं और सरकारी चापलूसी करने पर मजबूर हो जाते हैं। यह व्यवस्था ब्रिटिश सरकार को काफी चुनौतीपूर्ण थी, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि भगत सिंह जैसे युवा क्रांतिकारी को गलत तरीके से देशभक्त या राजनैतिक नेता के रूप में देखा जाए। लेकिन इस प्रकार के विचारधारा पर समाज की दृष्टि में भगत सिंह एक राष्ट्रीय महानायक बन जाते हैं। जब लोग उनकी कहानी सुनते हैं तो उनके प्रति समर्थन उजागर होता है। अखबार द ट्रिब्यून ने इस बात को लोगों तक पहुंचाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भगत सिंह की कहानी को सुनाने वाले लोग लाहौर और अमृतसर में मिलते थे। यहां लोगों को इकट्ठा होने से रोकने के लिए सरकार को धारा 144 लागू करना पड़ा था। इसी दौरान भगत सिंह के लगभग 6 किलो तक वजन कम हो जाता है, क्योंकि वह निरंतर हंगर स्ट्राइक पर बैठे रहते थे। उनकी पॉपुलैरिटी और समर्थन इस समय तेजी से बढ़ते जा रहे थे और सरकार को इस बात की चिंता था कि लोग उसके लिए मरने के भी तैयार थे। आज का एपिसोड समाप्त करते हैं। आशा है कि आपको हमारी यह जानकारी रोचक और उपयोगी लगी होगी। अब आपको बस एक कदम और आगे बढ़ना है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, अगर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों, और मिलते हैं अगले एपिसोड में।